नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक पेपर सॉल्व करेंगे और वो पेपर है सिविल सेवा परीक्षा 2023 यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023। पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जीएस फर्स्ट पेपर है और सिविल सेवा परीक्षा 2023 का ए सेट है। तो चलिए आज इस पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो आज का और इस पेपर का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वूलर झील से होकर निकलती है। दूसरा है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। तीसरा पॉइंट है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ये ऑप्शन है हमारे, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पत्तन पोर्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिस रूप में वे सुविख्यात हैं। तो इधर है कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, इधर दे रखे हैं। भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन और भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन कंटेनर पोर्ट। ये आपस में दे रखे हैं, उनको मिलान करना है, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, सभी 3 युग्म, कोई भी युग्म नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोई 2 युग्म या केवल 2 युग्म। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल ऑर्टोकॉर्पस हेटेरोफाइलस, दूसरा है महुआ मधुका इंडिका, तीसरा है सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा है, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? ऑप्शन है भीतरकनिका गरान मैंग्रोव, दूसरा है मरक्कम लवण बेसिन, तीसरा है नौपाड़ा अनूप और चौथा है कच्छ का रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कच्छ का रण।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी टाइटेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? ऑप्शन है हमारे कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, युगांडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैमरून। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वां प्रश्न है हमारा, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। दूसरा है बिलीगिरीरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। और तीसरा है शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। इसमें से कितने सही हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसमें कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न है, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट है, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। और तीसरा है, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। इसमें पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। ऑप्शन वही केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसमें भी कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध इनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो ये ऑप्शन है हमारे पहला सही है, दूसरा सही है और दूसरा कथन पहले की व्याख्या है। पहला दूसरा दोनों सही है और दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं है। या पहला सही है दूसरा गलत है और ऑप्शन डी पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शिशुधानी स्तनी मार्supial प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। दूसरा कथन है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो इसमें बताने उपयुक्त कथन में बताना कौन सा सही है।
वही ऑप्शन पहला दूसरा सही और दूसरा पहले की व्याख्या, दूसरा पहला दूसरा सही है और दूसरा कथन जो पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन डी पहला गलत दूसरा सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पहला सही है और दूसरा गलत है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, संक्रामक जीव जाति इन्वेसिस स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन डी प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है सिंह पुंछी मकाक, दूसरा है मालाबार सिवेट, तीसरा है सांबर हिरण। उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केवल दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य बैगल डांस करता है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी बर्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मधुमक्खी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। दूसरा है कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। तीसरा है कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं और चौथा है कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसमें सभी चार सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। दूसरा है वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। और तीसरा है वे सर्वभक्षी होती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए केवल एक, इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव जल के कथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा है कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। और तीसरा है कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सभी तीन सही है इसमें।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 संख्या, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ऑप्शन ए मत्स्यन बाजार फिशिंग कैट, ऑप्शन बी ओरेंग उटेन, ऑप्शन सी ऊद बिलाव और ऑप्शन डी स्लॉथ बियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ओरेंग उटेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है एरोसेल, दूसरा है फोम एजेंट, तीसरा है अग्निमंदक और चौथा है स्नेहक लुब्रिकेंट। उपर्युक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी केवल 3। 3 को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 21। पहला कथन है इसमें, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्विटीज को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है पहला दूसरा सही है, व्याख्या सही है। ऑप्शन बी है पहला दूसरा सही है, व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सी है पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। दूसरा कथन है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपर्युक्त कथन के बारे में बताइए कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, व्याख्या सही है। पहला दूसरा सही है, व्याख्या सही नहीं है। पहला सही है दूसरा गलत है और पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। पहला दूसरा दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। पहला कथन, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। दूसरा है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर दे। इसमें भी बताना है, वही ऑप्शन है आपके कि पहला दूसरा सही है। तो इसमें देखते हैं क्या राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, पहला सही है इसमें और दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन, और ऑप्शन डी गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट जिसे कहते हैं, कोषपत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट, और चौथा पॉइंट है स्टॉक बाजार। इसमें पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, और इसमें केवल 2 पूंजी बाजार में शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? ऑप्शन ए, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापन करना। ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। ऑप्शन सी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमति राशि का भुगतान करता है। और ऑप्शन डी है, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के लिए कृषि पण्य का उत्पादन करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुइजेटिया एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दूसरा है, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तीसरा है, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें सभी के सभी तीनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अट्ठाईसवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। पहला है ब्रांड पहचान, दूसरा है माल सूची, तीसरा है बौद्धिक संपदा और चौथा है ग्राहकों की डाक सूची। तो उपर्युक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी सभी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केवल 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें जननांकीय निष्पादन, दूसरा है वन और पारिस्थितिकी, तीसरा है शासन सुधार, चौथा है स्थिर सरकार और पांचवा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया? ऑप्शन है केवल 2, 3, 4 या सभी 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केवल 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। पहला है किफ़ायती आवास, दूसरा है सर्वसाधारण
परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल, और चौथा है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। उपर्युक्त में से कितनों पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 या सभी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन बी वेद द्वारा स्थापित पद्धति, ऑप्शन सी विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, और ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। दूसरा है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसा कि आपको पता है वही ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं कि इसका क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है। 32 प्रश्न का ऑप्शन ए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, ऑप्शन बी है यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ऑप्शन सी है यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, और ऑप्शन डी है यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? ऑप्शन पहला संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 86वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहला संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? केवल 1, 2, 3 या सभी 4? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है, ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तीसरा है कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर
संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कोई भी इसमें सही नहीं है। कोई भी इसमें सही नहीं है। 36 का ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 ये है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। दूसरा है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। और तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। तो इसमें पूछा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ऑप्शन है हमारे केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला पॉइंट, राज्य का मुख्य वन्यजीव गवार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। तीसरा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। और चौथा है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी कि इसमें केवल 3 कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है हमारी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। इसमें कथन दे रखे हैं और इसमें वही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कथन पहला सही है पर दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है हमारा 41। प्रश्न संख्या 41 है, धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? ऑप्शन है आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आंध्र। धान्य कटक जो है वो आंध्र में अवस्थित था।
चलिए 41 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल दो इसमें सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम पुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए राजधानी नगर, ऑप्शन बी पत्तन, ऑप्शन सी लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र, और ऑप्शन डी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पत्तन के रूप में ये विख्यात थे, सुविख्यात थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। 43 का ऑप्शन बी, 44 ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। दूसरा, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। तीसरा, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। और चौथा है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गहड़वाल, काकतीय, यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन और किसी ने नहीं। ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, इधर साहित्यिक कृतियों, इधर रचनाकार हैं। तो पहला है देवी चंद्रगुप्तम, बिलहड़। दूसरा है हमीर महाकाव्य, नयचंद्र सूरी। तीसरा है मिलिंद पन्ह, नागार्जुन। और चौथा है नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन देखने इसमें, केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें सुमेलित है, यानी कि केवल 3 सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैन परंपरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? ऑप्शन है देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देवराय प्रथम। ऑप्शन ए देवराय प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? ऑप्शन है अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो ये था हमारा आज का यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जीएस फर्स्ट पेपर का 50 क्वेश्चन का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 50 क्वेश्चनों के साथ जल्दी ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।